नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको कल बताया था मैंने कि इसमें फर्स्ट चैप्टर का बेसिक स्टार्ट किया गया और क्लास 10th की मैथ स्टार्ट हुई है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। अभी बहुत छोटी छोटी बातें मैथ में सिखा रहा हूँ मैं इसमें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाज्य संख्या, क्योंकि कल हमने प्राकृतिक संख्या तक छोड़ दिया था और आज हम भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। तो अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या होती है हमें ये समझना है। तो देखो, भाज्य संख्या में थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में किसी भी संख्या के एक जीरो और एक जरूर अपवाद होता है, अन्यथा दुनिया में किसी भी संख्या के दो गुणनखंड जरूर होते हैं। दो गुणनखंड जरूर होते हैं, कोई भी संख्या होगी उसके दो गुणनखंड, दो फैक्टर जरूर होंगे। जैसे मान लो मैंने लिया कि 5, तो 5 के दो फैक्टर जरूर होंगे, एक तो 5 होगा और एक 1 होगा। ये दो गुणनखंड जरूर होंगे, ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। अगर मैं ले लूँ कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी संख्या आप लो, उसके दो गुणनखंड जरूर होंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, बस कुछ अपवाद होते हैं, दो संख्याएं होंगी अपवाद में बस, अन्यथा सभी संख्याओं के दो गुणनखंड जरूर होंगे। तो भाज्य और अभाज्य को हम किस तरीके से समझते हैं? गुणनखंड तो जानते ही होंगे दोस्तों। गुणनखंड जब किसी गुणनखंड वो होते हैं जो किसी संख्या को विभाजित कर देते हैं। मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, तो 100% ये 2 है ना 6 को विभाजित कर रहा होगा और 3 भी 6 को विभाजित कर रहा होगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या जो उस संख्या को कहीं ना कहीं पूर्णतः क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि कहने का मतलब है कि जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे वो संख्या हमेशा अभाज्य होगी, और जिस संख्या के दो से एक भी अधिक गुणनखंड होगा वो संख्या हमेशा क्या होगी, भाज्य होगी। छोटे बच्चों की तरह हमें पहले से नहीं सीखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके ऐसी संख्या जिसके दो या ऐसी संख्या जिसके दो या ऐसी संख्या जिसके दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक गुणनखंड हो दो या दो से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या वह संख्या वह संख्या भाज्य कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे लिख दो आप। क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। या जैसे भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो भाज्य संख्या दोस्तों स्टार्ट होती हैं 4 से। अभी मैं बताऊंगा क्यों। 4, 6, 8, ठीक है दोस्तों, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13 नहीं, उसके बाद 14, उसके बाद 14, उसके बाद 15 और ऐसे डैश डैश चलती हैं। अब अगर हम यहाँ से आगे बात समझें तो हमें ये समझना है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हमने, और एग्जाम्पल लेके जैसे मैंने बोला कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 8। तो 8 को मैंने जैसे देखा तो 8 के गुणनखंड किए, तो 8 के गुणनखंड एक तो 8 होगा और एक क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। लेकिन इसका एक गुणनखंड 2 भी होगा, एक गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था कि भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसकी कितनी, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक, 2 या 2 नहीं, एक मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ।
हाँ, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। हमेशा ये ध्यान रखना है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे वही भाज्य संख्या। तो ये तरीका होता है, मैं कि कोई से भी संख्या आपको दे दूँ, आप तुरंत निकाल के दे दोगे ये भाज्य है या नहीं। जैसे आपको 9 चेक करना है, क्या 9 भाज्य है कि नहीं। तो देखो 9 के एक तो 9 गुणनखंड हो गई होगा और एक होगा, और 9 का तीसरा गुणनखंड क्या होगा 3। तो सिंपल सी बात है, इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये एक भाज्य संख्या है। अगर मैं जैसे आपसे बोलूँ 17, अब 17 के देखो 17 के अगर मैं बोलूँ तो एक हो गई होगा और एक 17 होगा। क्या इसके अलावा कोई और गुणनखंड होगा? नहीं, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सिंपल है, ये लॉजिक हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और ये बेसिक है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा चीज़ें तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या आपसे पूछ ली, ठीक है, इसी में 121, बताइए 121 क्या भाज्य या भाज्य। तो भैया इसमें सबसे पहले एक तो गुणनखंड होगा और 121 को तो एक होगा, तो यहाँ से 121 और किसका स्क्वायर 11 ही का होता है, तो 11, तो ये भी एक क्या है भाज्य संख्या, ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं अभाज्य की। किसकी? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 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 केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से ये समझना है, जैसे हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम जैसे देखेंगे यहाँ से, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5 और 7 और 11, इसके बाद दोस्तों 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ठीक है, उसके बाद 23 और ऐसे डैश डैश ये चली जाती है, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर होगी। ऐसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं, जो मैंने तरीका बताया वो हम समझ लेते हैं इसे। देखो जैसे मैंने अभी बोला था कि दो से अधिक गुणनखंड मतलब भाज्य, और दो ही केवल गुणनखंड तो कहीं ना कहीं अभाज्य। तो जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे ले लिया है कि 29, अब ये हमें चेक करना है कि भाज्य या भाज्य। तो देखो एक तो एक गुणनखंड हो गई होगा और एक 29, ये दो गुणनखंड तो पक्का होंगे। अब बताओ किसी और टेबल में 2 आता है? नहीं है। 29 आता है? नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है अभाज्य। जैसे मैंने बोला 19, अब 19 में होगा क्या, 19 में एक तो है ही और 19 भी है, ये तो दो गुणनखंड होंगे। लेकिन क्या किसी और के उसमें टेबल में आता? नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा अभाज्य। ऐसे ही चेक करने के तरीके हैं। अब एक नोट लगा के आपको पॉइंट लिखना है, नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है, और बेहतरीन पॉइंट है ये। नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है आपको, ठीक। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि जीरो जो होता है ना, जीरो और एक ना तो भाज्य, जीरो और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और जीरो और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है दोस्तों, न ही अभाज्य। अगर इसका ये जानना चाहते हो क्यों, देखो समझो आप, क्यों नहीं है, तो इसका आंसर देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से लिया एक मैंने बना लिया भाज्य की सारणी, और एक मैंने बना ली अभाज्य की सारणी। ध्यान से समझते जाना। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने लिया 0,
अब भाज्य की शर्त क्या है भाई? भाज्य की शर्त ये है कि इसके दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो जीरो का, अगर जीरो के आप गुणनखंड निकालना चाहते हो तो जीरो के केवल या तो जीरो होगा और या तो एक होगा, बस भाई सिंपल सी बात है यार। जीरो का एक जीरो ही हो सकता है एक गुणनखंड, बस उसके अलावा जीरो के और कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप एक को प्रूव करना चाहते हो तो एक के अगर आप गुणनखंड निकालना चाहते हो तो एक का गुणनखंड क्या होगा? एक ही होगा भाई। एक का गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। तो इसलिए ये भी भाज्य नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से अभाज्य को देखें तो वही वाली बात कि अभाज्य में केवल और केवल कितने गुणनखंड चाहिए? दो। ठीक है, तो यहाँ केवल जीरो होता है इसका गुणनखंड, तो एक ही गुणनखंड रह गया, इसलिए ये नहीं होगा। और एक का भी एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, क्योंकि और गुणनखंड रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हमें सीखना होता है, जैसे सम और विषम तो आप जानते होंगे कि सम वह संख्या होती है। सम संख्या देख लेते हैं हम थोड़ा सा जल्दी से, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बेसिक से देख रहा है तो छोटी क्लासों के लिए बेस्ट है। सम संख्या देखो, वह संख्या जो जो दो से वह संख्या जो दो से पूर्णतः वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो 0, 2, 4, 6, 8, पूर्णता का मतलब जान रहे हो? यहाँ पूर्णता विभाजित का मतलब पॉइंट में विभाजित ना हो, कुल मिला के 8 और 10, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ये डैश 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 आगे तक। ठीक है, तो सम संख्या समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या होती है? अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या का मतलब वह संख्या या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। दो से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण या जैसे अब अगर जैसे की बात करें तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 कहाँ से आ जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? विषम संख्या। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें यहाँ से
आगे कुछ फैक्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या बनना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ध्यान रखना, शून्य भी एक सम संख्या है और अगर कोई चाहे तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ इसे। ठीक है, आपसे अगर पूछी जाए यहाँ से एकदम फैक्ट बन के आएगा, सबसे 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 छोटी सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो यहाँ से फैक्ट बनेगा एक। ठीक है, अगला क्या फैक्ट बनता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एकमात्र ऐसी संख्या कौन सी जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ क्या है दोस्तों, अभाज्य है। ठीक है, तो दो है, दो क्या है दोस्तों, दो दो एकमात्र 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 ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो 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 सम जो सम होने के बाद भी सम होने के सम होने के बाद भी अभाज्य है। सम होने के बाद भी क्या है दोस्तों, अभाज्य। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक से लेके 100 तक, 1 से 100 तक, 100 तक केवल 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्या है। एक मिनट दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।